सीमा जी, गिलहरी आपके हाथ में आई, क्या है कहानी गिलहरी और सिरिलिक? मैं पता नहीं क्या है, मेरे भाग्य में कह लूँ कि मुझे ना ज़ख्मी और इस तरह के जानवर मिल ही जाते हैं। और मैं एक दिन अभी 15 दिन पहले वॉक के लिए गई थी, तो बहुत सारे कौवे चिल्ला रहे थे ज़ोर ज़ोर से, और 2 गिलहरियाँ भी ऊपर से नीचे देख के चिल्ला रही थी। तो मुझे लगा कि ये थोड़ा ख़तरे का होता है जब ये लोग इस तरह से करते हैं। तो मुझे लगा कोई सांप या कुछ निकल आया होगा। तो मैंने देखा तो एक बेंच के नीचे एक बिल्ली इनको मुंह में पकड़े हुए, तब इनकी आँख भी नहीं खुली थी, मुंह में पकड़े हुए थी। और मैंने उसको भगाया तो फॉर्चुनेटली वो इसको छोड़ के भाग गई। लेके भाग जाती तो हम नहीं पकड़ सकते थे। तब मैंने इनको कहा, मैंने कहा ये लिटरली मौत के मुंह से बच के आया है। तो मैंने इनका नाम चंदू चैम्पियन रख दिया है। इससे पहले एक और रेस्क्यू की थी 4-5 महीने पहले झालावाड़ में, जब मैं शूटिंग कर रही थी राजस्थान में। तो उनका नाम चंदा रखा था, चंदा चंचल, क्योंकि चंचल बहुत थी वो। फिर उनको बड़ा करके 2-3 महीने की हो गई। फिर उनको, हमारे यहाँ बहुत सारे पेड़ हैं आम के जो पूरी साहब ने लगाए हैं, तो उन पे छोड़ देती थी। दिन भर वो अपने दोस्त बनाता था, फिर शाम को रात को आ जाता था। फिर धीरे धीरे वो अपनी फैमिली में उसने बना लिया होगा। ये तो कहाँ से ये, मतलब ये जो कंपैशन फॉर एनिमल्स, बर्ड्स, एनीबॉडी, कहाँ से आया? आपने तो मुझे बताया कि आप एक डोंकी को भी आपने रेस्क्यू किया, मतलब ये कहाँ से आपके पास ये? पता नहीं, ये इनबिल्ट होता है मुझे लगता है, क्योंकि मेरी मदर में भी था। और मुझे अच्छी तरह याद है कि जब क्या होता है, बड़े होके आप कुछ एफ़र्ट करते हैं तब जाके आप कुछ चीज़ें ना एक्वायर करते हैं। लेकिन मुझे याद है, मैं 5th क्लास में पढ़ती थी, तब भी मुझे एक गिलहरी, बच्चे छोटा सा इतना बच्चा था, उसको पूंछ पकड़ के ऐसे कर रहे थे। तो मैंने अपनी पॉकेट मनी दी उनको कि मुझे दे दो। मैं घर लाई, उसको भी पाला। और फॉर्चुनेटली क्या होता था कि मेरी जो मदर थी वो उन्होंने कभी ये नहीं किया कि हमारे सर पे लाके डाल दिया है, अब क्योंकि हम उतना नहीं केयर कर पाते थे, उन्हीं को करना पड़ता था। तो वो भी प्यार करती थी। ये क्यों सोचा? और सबसे पहले जो ये पिक्चर है, जो ओम और आपकी पिक्चर की पीछे की कहानी क्या है? आपने तो लास्ट पेज से शुरू कर दी कहानी मेरी। एक्चुअली क्या था, मेरी आत्मकथा के बारे में बात कर रही हैं, यूँ गुजरी है अब तलक। क्या होता है, मैं, जैसा कि आपने अभी बोला मुझे कि मैं बहुत लो प्रोफाइल, ये अगर आप पढ़ेंगी तो बचपन से अभी तक लो प्रोफाइल ही हूँ। मेरे अंदर जो भी है उसको बाहर कहने का, दुनिया के सामने लाने का, ऐसा मुझे कोई शुरू से ही कोई बहुत ज़्यादा वो पैशन नहीं था कि लोग मुझे जाने, या वो वाली बात होती है ना, जो एक फायर होती है, वो उस तरह की चीज़ नहीं थी मेरे अंदर। मैं जहाँ भी थी मैं बहुत संतुष्ट थी, अपना काम कर रही थी, अपनी रोटी कमा रही थी, पढ़ती थी, ये जो भी है। लेकिन ज़िंदगी में जब बहुत सारी चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि उन्हें आप अपने लोगों से शेयर इसलिए नहीं करना चाहते कि आप अपने लोगों को दुखी नहीं करना चाहते। जैसे आपने ये फ़ोटो की बात की है, पुरी साहब और मेरा जब सेपरेशन हुआ, और तो जाहिर है वो चाहते थे, और सेपरेशन में हमेशा ये होता है कि एक चाहता है एक नहीं चाहता, तभी फ़ाइट होती है। बहुत कम होता है कि दोनों साथ गए और ये हो गया। उस समय तो मैं बिल्कुल ही सेपरेशन नहीं चाहती थी, क्योंकि 1.5-2 साल ही हुए थे हमारी शादी को। तो और 11 साल का हमारा एक बहुत लंबा वक्फा था कोर्टशिप का। तो मैंने जब मैं अपना बच्चा खोया, इनसे यहाँ से चली गई थी, तो मुझे ये लगता था कि मैं रोऊं, लेकिन मेरी मदर को, मेरे छोटे ब्रदर को जो मेरे साथ थे, या मैं अनु भाई को उस तरह से रो के, क्योंकि वो
ऐसी स्थिति है कि वो लोग कुछ नहीं कर सकते थे सिवाय इसके कि मैं उनके दुख को दुगना करूं। तो मैंने एक थोड़ा सा अपने आप को ये कि भाई ठीक है, ये ज़िंदगी में हो रहा है, तो ऐसा आभास दिया उनको कि जैसे बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है, मेरे को ऐसा कोई ख़ास वो नहीं हुआ है, ठीक है जो हुआ है। तो वो लोग भी थोड़ा ये करते थे कि इतना लाइटली क्यों ले रही हो, लेकिन अंदर मेरे जो दावानल चलता था, अंदर मेरे जो टर्मोइल था, जो एक ना वोल्केनो अंदर दुख का जो भरा पड़ा था, तो उसको कहाँ से फूटे वो ज्वालामुखी कहाँ से फूटे। तो मैंने फिर अपने बारे में, अभी तक तो मैं जो लिखती थी रोज़ी रोटी कमाने के लिए लिखती थी कि मैं सीरियल लिख रही हूँ, तो उस समय मुझे लगा कि अगर मैंने ये बात किसी से ना कही तो मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाएगी, क्योंकि बहुत सफोकेट हो रही थी मैं। तो फिर मैंने लिखना शुरू किया। तो सबसे पहले मैंने जो मेरा बच्चा चला गया था, क्योंकि वो मेरे लिए बहुत प्रेशियस था, उसके बारे में उसको संबोधित करके मैंने, इसमें है किताब में, एक लेटर लिखा कि तुम क्यों नहीं आए। फिर अपनी कल्पना से उसका जवाब भी लिखा कि भाई वो बोल रहा है कि मैं इसलिए नहीं आया, ये संसार कैसा है, संसार को उसकी दृष्टि से, जो शायद मेरा अपना नज़रिया था, क्योंकि मैं ही लिख रही हूँ, मैं ही सवाल कर रही हूँ, मैं ही जवाब दे रही हूँ। उससे मुझे थोड़ा हल्का महसूस हुआ कि मैं और उसके बाद मुझे लगा कि देखिए सिर्फ पुरी साहब का मसला, वो नाम वाले हैं, इसमें कोई शक नहीं, वो बहुत बड़े स्टार थे, इंटरनेशनल बहुत बड़े कलाकार थे। और तो मैं पुरी साहब मेरी ज़िंदगी का एक हिस्सा हैं, लेकिन मेरी जो 80% ज़िंदगी है उसमें बहुत बड़ी बड़ी चीज़ें हैं। जैसे मेरे फादर की थिएटर कंपनी, जो पारसी थिएटर कंपनी, उस समय हिंदुस्तान में 3 या 4 या 5 थिएटर कंपनियां होती थी पूरे भारत में, उनमें से एक मेरे फादर की थी। जबकि मैंने बताया ही है कि मेरे जो ददिहाल था वो पूरा आर्मी ऑफिसर्स से भरा हुआ था। मेरे दादा कर्नल थे आर्मी में, डॉक्टर कृपाराम कपूर। मेरा ननिहाल कलाकारों से भरा हुआ था। मेरे नाना बंसीनाथ चैटर्जी बहुत बड़े सरोद वादक थे। मेरी मदर शास्त्रीय संगीत और शायरा थी। बाद में बाऊजी से शादी होकर उन्होंने उर्दू सीखी। इस सब माहौल में बाऊजी लाहौर से, भेरे से आ गए थे, उन्होंने थिएटर कंपनी खोली थी। उस समय थिएटर कंपनी का जो जलवा होता था वो ऐसे ही होता था जो आज के आपके बड़े बड़े जो स्टार्स हैं फिल्मों के, वो। तो थिएटर कंपनी और उसके जो लोग, वो जो चीज़ है वो इतिहास है एक तरह से। तो उसका जो मैंने किताब में, वो मेरे लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। वो मेरे लिए बहुत बड़ी चीज़ है कि किस तरह से थिएटर कंपनियां होती थी, किस तरह से वो औरतें जो उसमें काम करती थी, महिलाएं जो स्त्रियां उसमें काम करती थी, वो अपने आप में उस समय की स्टार ऐसी होती थी कि भीड़ हो जाती थी अगर वो एक बार। और किस समय की बात करें आप, कौन सी ईयर की बात? ये 30 से 40, 45, 50 तक का माहौल था, 1930 से। तो वो समय ऐसा था क्योंकि मनोरंजन के साधन उतने नहीं थे, फिल्में इतनी वो नहीं हुई थी, मतलब अपनी युवावस्था में थी सिनेमा जो था। तो फिर उसके बाद 60s से थोड़ा थोड़ा सिनेमा ने जैसे जैसे वो पकड़ा। मैंने किसी को कहा था, मैंने कहा एक समय में सिनेमा ने हमारी रोटी छीन ली और आज सिनेमा हमें रोटी दे रहा है ना। तो सिनेमा जब आया तो थिएटर कंपनियां बंद होने लगीं। तो थिएटर कंपनी जो थी ना, वो और उसके कलाकार और उसमें काम करने वाली स्त्रियां, कैसे वो समाज से उपेक्षित थीं क्योंकि उन्हें अच्छा नहीं समझा जाता था। जैसे तवाइफों का होता था ना, समाज उसे अच्छा नहीं समझता था, ऐसे ही थिएटर कंपनी की जो नाटक कंपनी की महिलाएं होती थी, उनको समाज अच्छी दृष्टि से नहीं देखता था। उनके लिए वो नाचने गाने वाली बाजारू औरत होती थी। तो वो माहौल हमने देखा और
उसको हमने उसकी तकलीफ़ भी देखी, क्योंकि हमारे घर में भी समाज से वही उपेक्षा मिलती थी। ओके। क्योंकि हम नाटक कंपनी वाले लोग थे, महिलाएं वहाँ की अच्छी नहीं समझी जाती थी समाज में। मेरे साथ जो लड़कियाँ स्कूल में बात कर लेती थी, मेरे घर नहीं आती थी, ना मैं उनके घर जाती थी, तो वो मना करती थी मत आया करो। नहीं, ये तो 70s की बात बता रही हूँ, क्योंकि मेरा बचपन 70s का है। 50s में तो बहुत मेरे फादर ने की कंपनी बहुत अच्छी चलती थी, फाइनेंशियली बहुत साउंड थी 50-55 तक। 60 आते आते कंपनियां बंद होने लगी, क्योंकि मनोरंजन के साधन बहुत सारे हो गए थे। ये आ गया था, सिनेमा बहुत बड़ा था, ग्लैमर था सिनेमा में। तो वो थिएटर कंपनी मेरे लिए बहुत बहुत अहम है इस किताब में। अगर आप पढ़ेंगे तो नाटक क्या होता है और नाटक कंपनियां क्या होती हैं, नाटक कंपनी में काम करने वाले कैसे जीते थे, वो उनका एक अपना संसार होता था। वो कनात के अंदर जो उनके 40-50 टेंट्स होते थे, और जो वो बनाते थे, स्टेज बनाते थे, कैसे बनाते थे, कैसे वो लोग वहाँ रहते थे, और कैसे कला की सेवा करते थे, जो उन्हें मालूम भी नहीं था कि वो कला की सेवा कर रहे हैं। तो मेरे फादर इतने पढ़े लिखे होने के बावजूद, उन्होंने जहाँ से देव साहब ने DAV कॉलेज से, लाहौर से उन्होंने, बाबूजी ने मेरे ग्रेजुएशन किया, और जिस तरह का परिवार था, उसके बाद उन्होंने ऐसा प्रोफेशन चुना जो समाज से बहिष्कृत था, जिसे समाज अच्छा नहीं समझता था। वहाँ की औरतें, वहाँ के आदमी, और मेरे फादर ने वो प्रोफेशन चुना। तो वो बहुत इम्पोर्टेंट है इस किताब में। कमिंग बैक टू जो बात, पता नहीं, मैं सोच नहीं पाती कि बच्चा आया होता तो अलग होती या क्या होता, क्योंकि मैं ईश्वर में बहुत आस्था रखती हूँ, और मुझे ये भी मालूम है कि वो आपकी ज़िंदगी की कहानी वो लिख चुका है, और उसने इस कहानी में ये लिखा कि आपको नहीं है कुछ, तो उसने सोच के ही लिखा होगा। और वो जो भी निर्णय देते हैं ईश्वर, और जो भी करते हैं, वो गलत तो कर नहीं सकते। इंसान तो है नहीं ना कि हमसे गलती हो जाए, उनसे गलती नहीं हो सकती। तो जो मेरे लिए ठीक था, जो मेरे भाग्य में था, जो मेरे कर्मानुसार था, वो उन्होंने दिया। और क्या होता तो क्या नहीं, हमारे कोर्स में एक कविता थी, अगर मैं तोता होता तो क्या होता, तो क्या होता अगर मैं तोता होता। तो कुछ नहीं होता, जो आज है वही होता है ना। तो हम जो हैं वही हैं, और जो दिया है वो बहुत बहुत कुछ दिया है ईश्वर ने, शुक्रगुजार हैं ईश्वर के। आपकी बातों से भी थी, क्या क्या हुआ, क्या व्हाट हैपेंड? पता नहीं, मुझे बिल्कुल पता नहीं। और इवन जब पुरी साहब वापस दोबारा आए अपने लास्ट के 10-12 साल पहले, तो वो भी खुद कहते थे कि क्या हुआ और कैसे हुआ और पता नहीं। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, आप यंग होते हैं, उनकी अपनी कुछ उस तरह की डिज़ायर्स जो हैं वो बलवती हो गई होंगी, या क्या हुआ होगा मुझे नहीं मालूम है, जो बाद में पछतावा हुआ उनको, उन्होंने माफ़ी भी मांगी। लेकिन उस समय जो भी हुआ, हो सकता है मैं ठीक से हैंडल नहीं कर पाई हूँ जो करना चाहिए, क्योंकि मैं, आपने पहले ही बोला कि आप लो प्रोफाइल रखती हैं, तो मैं ज़िंदगी में अपने रिश्तों में अब थोड़ी सी मैं गुस्सा हो के बोलने लगी हूँ। हाँ बोलने लगी हूँ, लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ। कभी कभी हो जाते, मेरे अपने हर्ट हो जाते, मैं गुस्सा हो जाती, तो अपने लोग हो जाते होंगे हर्ट, गुस्सा हो जाती हूँ किसी भी बात पे अगर नागवार गुजरती है तो। लेकिन मैं ऐसा नहीं बोलती हूँ कि किसी की ज़िंदगी को नुकसान पहुँचे या उसके सम्मान को नुकसान पहुँचे पब्लिक में या कैसे भी। तो वो शायद अक्ल भगवान ने मुझे ना थोड़ा सा
मेरे साथ रहे हैं वो ईश्वर, कि मुझे गलत नहीं जाने दिया उन्होंने। ज़बान बहुत इम्पोर्टेंट होती है। ज़बान बहुत इम्पोर्टेंट होती है। हाँ, वो है ना, क्या है वो, रहीम का दोहा है, रहीमन जिह्वा कर गई, क्या है, रहीमन जिह्वा कर गई सरग आकाश पाताल, ऐसा कुछ है, और कह आपो भीतर गई। रहीमन जिह्वा कर गई सरग आकाश पाताल, कह आपो भीतर गई जूती खाए कपाल। अपना कह के तो अंदर चली जाती है, सर पे जूते पड़ते हैं। तो ज़बान जो है ना बहुत इम्पोर्टेंट है। तो गए 91, आई थिंक 91, कैसे सीमा ने अपने आप को 90 फ्रॉम योर लाइफ, अच्छा, शादी सेपरेशन की बात, वो तो 93 में, हाँ। 93, फिर कैसे सीमा ने अपने को संभाला, सीमा कपूर कैसे बनी, कैसे संभाला, कैसे संभाला है जीना, अपने को जीना कैसे सीखा, क्या किया प्रोफेशनली, थोड़ा सा कुछ ज़्यादा मालूम नहीं, बता दो कि हाउ डिड यू होल्ड योर सेल्फ ऑन, मूव्ड ऑन, डिड यू मूव ऑन सीमा, रियली मेरे को बताओ, डिड यू रियली मूव ऑन? और जो मुझे लगता नहीं था कि वो मूव ऑन, आई डोंट नो, मैं जानती नहीं हूँ आपको, फिर ऐसा फीलिंग ऐसे ही आ रही। नहीं, देखिए, जब आप जीते हैं, ज़िंदगी ईश्वर ने दी है तो उसका स्वागत है। चीज़ें क्या होती हैं, मैं थोड़ा सा फ़िलॉसफी में बहुत बिलीव करती हूँ, और उस समय भी मेरा अपना कुछ पॉजिटिव तो सोच थी ही मेरी, लेकिन क्या होता है कि जब आपको जीवन में कुछ चाहिए होता है कि ये मुझे चाहिए, तो आप कंडीशन करते हैं अपनी खुशियाँ कि ये रहेंगे, ऐसी स्थिति होनी चाहिए तो मैं खुश हूँ, ठीक है ना। वो स्थिति नहीं रही जो मैंने सोचा था कि मैरिज के बाद ये होगा वो होगा। पुरी साहब चले गए, दुख हुआ, बच्चा चला गया, बहुत दुख हुआ, लेकिन मेरे साथ एक बहुत अच्छी ये बात है कि मैं आशावादी बहुत हूँ, बहुत ज़्यादा आशावादी हूँ। निराश होके डिप्रेशन जो है ना, उसे मैं लग्जरी मानती हूँ। डिप्रेशन जो है ना, लग्जरी वाला लक्षण है। आपके पास करने को, आपके पास रोटी है, आपके पास छत है, आपके पास सब कुछ है, आप डिप्रेस हो सकते हैं। लेकिन जिनके पास सर्वाइवल की प्रॉब्लम हो, वो डिप्रेस होना उनके लिए लग्जरी है। लग्जरी हम अफोर्ड नहीं कर पाते थे, ना आज कर पाती हूँ, ना मैं कल कर पाती थी। तो आप जब जीना चाहते हैं और जीने के लिए आपको काम करना है, जीने के लिए आपको, आपके साथ आपका परिवार है, आपको, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है उनको दुखी नहीं करना। मेरे परिवार को मैं ये करके, मैं डिप्रेशन में जाके और मैं रोना धोना करके मैं उनको, परिवार को मैं अपने दुखी करूं, ये मेरी चॉइस थी। पहली बात, शादी, ठीक है, उसके कॉन्सिक्वेंसेस जो है वो क्यों भुगते, मेरे परिवार उससे दुखी क्यों हो। तो मैंने उस चीज़ को बहुत अच्छी कहूँ या क्या कहूँ, हैंडल किया। तो मैंने इसलिए किसी को दुखी नहीं किया, और मुझे काम करना था, काम की जद्दोजहद थी, स्ट्रगल था, क्योंकि मैं पीछे हो गई थी, 4-5 साल पीछे हो गई थी। और इंडस्ट्री का तो आप जानते ही हैं कि आप अगर 1 साल भी कुछ नहीं दिख रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, तो आप पीछे हो जाते हैं। तो मैं तो 5-6 साल पीछे हो गई थी, क्योंकि मैंने बॉम्बे आई ही नहीं, मैं काफ़ी सालों तक मदर के पास मैं झालावाड़ ही रही, राजस्थान में। तो फिर दोबारा से अपने आप को पैरों पे खड़े किया, काम मिलने लगे धीरे धीरे, टीवी सीरियल और ये लिखने के लिए, फिर उसमें व्यस्त हो गए। किसने सबसे पहला हैंड होल्डिंग किया? मेरी मदर। क्या बोली मम्मा? माँ मेरी, मैंने कहा ये लोग तो लड़ना चाहते थे,
मैं नहीं लड़ना चाहती थी, क्योंकि लड़ाई में आप छींटे उन पे डालेंगे तो अपने ऊपर भी पड़ेंगे, पहली बात। और मेरा ये मानना था कि आप छींटे किसको मार रहे हैं, किसको फेंक रहे हैं, अपने किसी बंदे को फेंक रहे हैं जिसके साथ आपने इतने खूबसूरत साल बिताए हैं। ठीक है, अभी उनकी अक्ल पे थोड़ा पर्दा पड़ गया था, या जिस तरह से लड़ना चाहिए उस तरह से वो नहीं लड़े थे। अगर उनको पसंद नहीं था तो दूसरा वो होने चाहिए थे, लेकिन वो शायद डेस्परेट हो गए थे। और लेकिन मैं लड़ना नहीं चाहती थी, तो मैंने उनको बोल दिया था मदर को। मैं अनुभव से कहा, मैंने कहा मैं मेरा टिकट करवा दीजिए, मैं राजस्थान जाऊंगी। उन्होंने टिकट करवाया, मैं राजस्थान गई। मैंने उनको बस इतना बोला, माँ मुझे लड़ना नहीं है। तो उन्होंने कहा अच्छी बात है, हम उस स्तर पे क्यों जाएं जिस स्तर पे दूसरा चला गया है। फिर मैंने कहा लड़ाई तो करनी नहीं है। cheated on you. Can I say that? यस, कोई शक नहीं इसमें। चलिए, ये तो अब चले गए हैं, तो उनके बारे में क्या कहें, क्योंकि क्या है, वो अपने आप को डिफेंड करने तो आ नहीं सकते। लेकिन अगर सांसारिक रूप से आप बात करें तो चीटिंग होती है, यही चीटिंग होती है। एक रिलेशनशिप में आप हैं, शादी है आपकी, और आप फिर डेस्परेट हैं उस शादी को तोड़ने के लिए। शादी करने के लिए भी वो डेस्परेशन और तोड़ने के लिए भी वो डेस्परेशन। शायद दूसरी जगह से काफ़ी प्रेशर आ रहा होगा, यही होता है रिलेशनशिप में। अब हम उनके पास वापस जाएंगे बाद में। आप अपनी बारे बताओ, बॉडी ऑफ वर्क जो लोगों पे, आई वांट पीपल टू नो बॉडी ऑफ वर्क के बारे में बताइए। आप बोली आप केम बैक, स्टार्टेड राइटिंग, सीरियल्स के ऑफर्स मिले, कौन कौन से सीरियल्स लिए, फिर कैसे मतलब आपने लाइफ को अपने आप को खड़ा किया फिर? देखिए क्या है कि मैं 83 में मैंने पपेट थिएटर ज्वाइन किया था, ठीक है ना। तो मैं पपेटियर थी, और अपने पपेट थिएटर की वजह से कई कंट्री भारत सरकार ने हम लोगों को भिजवाया। मेरे डायरेक्टर थे दादी पदम जी, उनसे मैंने बहुत कुछ सीखा। और हम अलग अलग कंट्रीज़ में जाते थे तो वहाँ का कल्चर, वहाँ की चीज़ें देखते थे। तो बहुत, बल्कि एक बार तो मैं रशिया में थी, और मुझे पता चला, पुरी साहब थोड़े दिन पहले आए थे रशिया में, तो वो बोल के गए थे कि पपेटियर आएंगे। सीमा को मेरा बोलना कि मैं यहाँ था, वहाँ से वो लोग चले गए थे शायद कहीं और, किसी और चेकोस्लोवाकिया चले गए थे कहीं। तो मैं काम तो कर ही रही थी, काम तो मैं बचपन से कर रही हूँ। जब लीन पीरियड था तो मैं और मेरी मदर दोनों ट्यूशन पढ़ाने जाते थे। 7th क्लास में थी और 7th क्लास के बच्चों को मैं पढ़ाती थी। तो काम तो हम शुरू से ही कर रहे हैं। फिर उसके बाद पपेट थिएटर के बाद मैंने एक सीरियल बनाई थी, किले का रहस्य। 86 में हमने अप्रूवल मिला था, 88 में वो टेलीकास्ट हुई डीडी। तब तो डीडी अकेला था, तो काम मैं कर रही थी। लेकिन क्या हुआ कि परिस्थितियाँ ऐसी बन गई, 88 से 89 तक ये सीरियल चला, और फिर उसके बाद 90 में हमारी शादी हो गई। तो काम पीछे हो गया, क्योंकि मेरे लिए घर बहुत इम्पोर्टेंट था। और फिर उसके बाद टर्मोइल शुरू हो गए, तो भी काम पीछे हो गया, क्योंकि वो मैनेज नहीं किया जा सकता था उस समय। तो उसके बाद वो कोर्ट में चले गए पुरी साहब, और कोर्ट में जाके फिर 2-4 पेशी हुई। उसके बाद मुझे लगा कि एक को तो खुश हो जाना चाहिए, मतलब 2 लोग दुखी रहें उससे क्या फ़ायदा, पुरी साहब भी खुश हो जाएं। तो मैंने बोल दिया अपने भाइयों से, ये लोग तो नहीं चाह रहे थे। हम तो बिल्कुल नहीं चाह रहा था। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। वो तो मेरे निर्णय से ही खुश नहीं थे वो शुरू में भी, और दोबारा जब पुरी साहब आए तब भी वो बिल्कुल खुश नहीं थे।
क्योंकि वो मुझे बहुत प्यार करते हैं। मेरे तीनों भाई मुझे बहुत प्यार करते हैं। मैं बहुत फॉर्चुनेट हूँ। स्पेशली अन्नू भैया जो है वो बहुत प्रोटेक्टिव हैं, और मैं कितनी ही बड़ी हो जाऊँ छोटी बहन ही रहूँगी उनकी मैं। और मैं भी उनके लिए वो प्यार रखती हूँ जो एक माँ का होना चाहिए। भले ही मैं छोटी हूँ, लेकिन माँ की तरह मेरे हाथ का खाना उन्हें बहुत पसंद है। कभी कभी बहुत सारे सलाहें ले लेते हैं, तो उनको बिल्कुल पसंद नहीं था, क्योंकि उन्होंने दुख भले ही मैंने ना दिखाया हो, लेकिन उनको मालूम था कि मैं तकलीफ़ में हूँ। और मेरे भाई मेरी तकलीफ़ बर्दाश्त नहीं कर पाते, करते नहीं हैं कुछ दूसरे को कभी, क्योंकि हम लोग बहुत शांत टाइप लोग हैं। हम लोग उस तरह की लड़ाई में बिलीव नहीं करते, और लड़के आप कोई चीज़ छीन नहीं सकते। लड़के अगर कोई चीज़ आपने छीन भी ली ना, तो उसमें मज़ा नहीं है। तो वो तो ये रहा। फिर अपना काम चलता रहा। बीच में लीन पीरियड भी आता था, फिर भी धीरे 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 अपन अभी नेगेटिव साइड को देख रहे, बट वो राजेश खन्ना वाला एंगल क्या, हाउ बिकॉज ओम पुरी एंड सीमा कपूर कम टुगेदर, एंड कहाँ, वेयर डिड दैट रोमांस go? I'm talking about romance and see goosebumps start, gooseflesh आता है भाई. So how did that thing happen? And what is the Rajesh Khanna angle I keep reading popping up? What is that? कि राजेश खन्ना you were a great, मतलब उस समय राजेश खन्ना का टाइम था when your romance was what was it राजेश खन्ना thing? राजेश खन्ना थिंग क्या हो रहा है मुझे नहीं मालूम। तो मैंने कहाँ तो पढ़ा कि ना एक जमाने में भी राजेश खन्ना का तो मतलब where did how did ओमपुरी come into your life? उस समय कहाँ नहीं वो नहीं। देखिए 70s में मैं 70 में मैं 10 साल की थी, ठीक है ना। उस समय 10-12 साल का जब बच्चा होता है तो उसके हीरो होते हैं। तो स्कूल में हम पढ़ते थे तो भगत सिंह और चंद्रशेखर और ये राजगुरु और सुभाष चंद्र बोस, ये हमारे हीरो हुआ करते थे, जो है ना। उसके बाद फिल्में देखने लगे। मदर हमारी बहुत स्ट्रिक्ट थी, हर फिल्म नहीं, हाँ फिल्में नहीं देखने देती थी। वो खुद देखती थी अगर उसे ठीक लगा, और वो भी बहुत सेलेक्टिव फिल्में देखती थी। अच्छा, जिसका रिव्यू पता नहीं कहाँ से वो पढ़ लेती थी। वो उन दिनों शमा निकला, हाँ, तो मेरी मदर उर्दू पढ़ती थी, तो शमा या जहाँ भी उनको, उस समय तो बहुत मीडिया तो कुछ था नहीं कि आपको पता चले कहाँ से, तो वो पढ़ लेती थी कि ये राहगीर करके एक फ़िल्म ले गई थी, हमेशा रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी पे थी, वो दिखाने लगे, जो हमें बिल्कुल पसंद ही नहीं आए, कुछ नहीं था ना। लेकिन वो उनका जो पसंद थी वो बहुत साहित्यिक थी। तो लेकिन हम जो थे फ़ैन, वो राजेश खन्ना के थे, वो हमारा हीरो था। भगत सिंह के बाद वो थे हमारे हीरो। तो मैंने शायद किसी इंटरव्यू में बताया कि भाई हमारा जो हीरो था वो तो राजेश खन्ना थे। बाद में हमें पता पड़ा कि वो मेरी बुआ ने उनको पाला था। लीलावती जो थी, लीला बुआ जी, उन्होंने परवरिश की थी जी। तो वो मेरे पिताजी की सगी बहन थी, छोटी। तो बहरहाल, तो हमारे लिए तो राजेश खन्ना जैसे वो थे। अब उसमें तो पुरी साहब, जब मैंने 79 में पुरी साहब को पहली बार देखा, तो उसमें तो कहीं फिट ही नहीं हो रहे थे पुरी साहब। स्ट्रगलर, देखने में बड़े ना चेहरे पे वो, और वो अब जिसके दिमाग में राजेश खन्ना और वो लोग हों जो हमारे उन दिनों हीरो हुआ करते। लेकिन क्या होता है कि धीरे धीरे ना आपकी अच्छाई और आपकी सौम्यता, आपका बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, वो आपके दिल में घर करने लगती है, जो पुरी साहब में थी। पुरी साहब बहुत शालीन थे, बहुत केयरिंग थे, बहुत आपका ख्याल बहुत रखने वाले, ऐसे। तो धीरे धीरे आप किसी को एडमायर करने लगते हैं कि भाई कितना अच्छा नेचर है इनका,
आपका ख्याल रख रहे हैं, आपको फ़ौरन आके आपने बताया भी नहीं है और उनको पता लग गया कि आप भूखे होंगे। मैं संकोची भी थी, मैं बहुत रिज़र्व भी थी, संकोच भी होता था। ये भी बोलते हुए संकोच होता था कि मुझे भूख लगी है। बॉम्बे में जब हम आए, मेरे बड़े ब्रदर एक प्ले कर रहे थे बिच्छू, हाँ, तो पृथ्वी में बिच्छू की रिहर्सल हो रही थी। तो मैं, मेरी भाभी और उनकी बेटी ग्रूशा कपूर जो एक्ट्रेस हैं, वो तब 1 ही साल की थी। तो हम लोग आए, 78-79 की बात है। तो तब मैंने पुरी साहब को देखा। अब मैं इतने दिन थी, मैं संकोच में कह ही नहीं पाती थी कि भूख लगी है, कुछ हो रहा है, और वो समझ जाते थे और वो फ़ौरन वो तो एक थोड़ा सा मैं उनसे, इतनी इंट्रोवर्ट होने के बावजूद उनसे थोड़ा थोड़ा खुलने लगी थी। तो फर्स्ट ईयर में थी मैं भी। ऐसे एक दोस्ती तो नहीं कह सकूँगी क्योंकि वो मेरे बड़े भाई के दोस्त थे, तो मेरे दोस्त नहीं हो सकते थे वो, लेकिन एक रिस्पेक्ट और वो था पुरी साहब ना। तो धीरे धीरे बढ़ा और फिर रोमांस हो गया। तब मैं अलीगढ़ में पढ़ती थी, अलीगढ़ यूनिवर्सिटी में। But you know, अब जो आखिर की बात अभी बाद में करेंगे, because I've seen that phase also. Puri owns that phase which nobody wanted to see. Remember Seema? मैंने देखा है वो. I have seen him completely sloshed, and you know I won't talk about that, but to alcohol became his enemy, is it? Don't talk. I'm just telling you because मैंने जो आई विटनेस किया, मैं बच्चों को पूछ रही हूँ, कोई बात कर, कोई बात नहीं। But you know, you told me कि this is the first hand account, that's why I'm asking you that, because मैंने खुद I've seen him there, वो वाले घर में जी, इसलिए मैं मुझसे निकल गया जी। नहीं, वो बहुत आखिरी के कुछ साल तो उनके बहुत डिप्रेशन में कटे, बहुत तकलीफ़ में थे वो, क्योंकि कोर्ट के कई केसेस चल रहे थे, मुझ पे भी, पुरी साहब पे भी। वो भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे, हम भी हैंडल नहीं कर पा रहे थे। और जो सबसे बड़ी बात है कि प्रेस में भी उल्टी सीधी प्रेस में भी तरह तरह की उल्टी सीधी बातें मेरे बारे में बोली जा रही थी। फिर उन पे वो डोमेस्टिक वायलेंस का भी केस लग गया। तो वो वही बोलते थे कि सीमा, मैं इतनी मेहनत से, इतनी ईमानदारी से करने के बाद यहाँ आया हूँ, और आज मैं क्रिमिनल कोर्ट में खड़ा हूँ, पेशी हो रही है या ना अपनी ज़मानत के लिए, और मेरे आसपास जेब कतरे भी हैं, रेपिस्ट भी हैं, मर्डरर भी हैं, उनके बीच में मैं खड़ा हूँ। तो आप उनकी त्रासदी कितनी होती होगी, कितना तकलीफ़ होती होगी। और मेरे साथ भी वही था, मुझ पे भी केस किया हुआ था, मैं भी ये देखती थी, मैं बेंच पे बैठी हुई हूँ, क्योंकि ज़्यादा देर आप 2-2, 3-3 घंटे खड़े भी नहीं रह सकते। तो बैठ जाती थी, पास में अजीब लोग जो होते थे वो। तो आपने कितनी अच्छी ज़िंदगी गुजारी होती है संघर्ष के साथ और बिना कॉम्प्रोमाइज़ किए, है ना। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि जब दुख होता है, मुसीबतें होती हैं, भूखे होते हैं आप, उस समय भी आपने कोई ऐसा काम नहीं किया होता है जो आपके ज़मीर को, ना, हमारी पूरे फैमिली को उठा लीजिए, आप मेरे 3 भाइयों को उठा लीजिए, कुछ को उठा लीजिए, कहीं कोई ऐसा काम नहीं किया है जो हमारा ज़मीर हमें धिक्कारे, हमें अपने किसी काम से शर्मिंदगी नहीं है। ऐसी ज़िंदगी काटने वाले लोगों को कटघरों में खड़ा कर दिया, तो और ऐसी एज में ना, आप सीनियर सिटीज़न हो गए और आप कटघरे में खड़े, पूरी ज़िंदगी आपने बहुत अच्छी गुजारी। अच्छी से मतलब मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि वो बहुत पैसे थे, ये था वो था, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पे गुजारी, ईमानदारी से गुजारी। पूरा ख़ानदान में हमारे इतना क्लीन और ईमानदार
ढंग से जीने वाले लोग थे, मेरी चाहे मदर हो चाहे फादर हो, कितना ही उन्होंने मुसीबतें देखी हों, कहीं कोई गलत काम नहीं किया। अब ज़बरदस्ती के इल्ज़ाम लगा के क्या मतलब है? Own came back to you because looking at somebody, मतलब kind of relation never actually, मेरे को लगता है कि सीवियर हुआ था रूहानी तौर पे, मुझे तो पता नहीं, you know best, but when he came back, what was that one thing he told you when he came back to you? सॉरी, पहला ही उनका फ़ोन था। एक बार रात को कोई पता नहीं 12-1 कितने बजे थे, मैं तो सो रही थी, तो उनका फ़ोन आया, तो सीमा मैं थोड़ा घबरा गई रात को। मैं कहा हाँ बोलिए। तो ये सेपरेशन के बाद तो कहने लगे मुझे माफ़ करोगी, माफ़ कर सकोगी, और फिर रोने लगे। तो वो लंदन से फ़ोन था, उनका ऑपरेशन होने वाला था, और तब वो और उनका सेक्रेटरी था वहाँ पे, मेजर कुछ ऑपरेशन था उनका स्पाइन का। तो वो मैंने तुम्हारे साथ अच्छा नहीं किया, तुम इतनी मेरी दोस्त थी, मैंने शादी की थी तुमसे, और फिर उसके बाद मैं इतना अनरीज़नेबल हो गया, इस तरह से मैं कैसे कर सका, माफ़ कर सकोगी? मैंने कहा पुरी साहब, इतना समय बीत गया है, और वेंजेंस वाला तो मेरा नेचर है ही नहीं, विंडिक्टिव तो हुई नहीं मैं, और वो भी आपके साथ सवाल ही नहीं पैदा होता, जिनके साथ होना चाहिए उनके साथ भी नहीं होना। तो इस तरह से वो शुरू हुआ उनका, कि फिर कुछ भी शेयर करना, कुछ भी, क्योंकि हम दोस्त तो बहुत वो थे ना, हम हंसते भी बहुत साथ थे, और जितना मैं उनके साथ हंसी हूँ मैं शायद, और पुरी साहब भी बोलते थे जितना मैं तुम्हारे साथ हंसता हूँ, हम छोटी छोटी बातों पे हंसते थे। हाँ, छोटी छोटी बात पे, और इतनी अंडरस्टैंडिंग थी एक दोस्त के नाते कि कोई चीज़ को देख के मैं उनकी तरफ देखती थी, हम दोनों हंसने लगते थे। अब एक्सप्लेन करने की ज़रूरत ही नहीं है कि हम क्यों हंस रहे हैं, क्योंकि दोनों वो चीज़ को समझ जाते थे। तो इतना अच्छा एक रिश्ता होता है, लेकिन गड़बड़ हो जाती हैं, बर्दाश्त नहीं होता है लोगों से। ओम और नसीर का भी एक अलग सा रिश्ता, मतलब ऑफ स्क्रीन ऑन स्क्रीन जो भी, हाउ डिड यू लुक एट इट तभी? अच्छे दोस्त जैसे होते हैं तो वो रिश्ता है उनका, बहुत अच्छे दोस्त। कभी सेंस ऑफ कंपटीशन होता था उनके बीच में? मैंने तो नहीं महसूस किया, मैंने तो महसूस नहीं किया। होता होगा, देखिए कंपटीशन, एनवी जो है ना, वो अच्छी चीज़ है। अगर आप और मैं दोस्त हैं और आप बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, तो मेरे अंदर ये प्रतिस्पर्धा आनी चाहिए कि मेरा दोस्त इतना अच्छा, मैं क्यों नहीं, मैं और भी अच्छा करूं। और ये पॉजिटिव होता है। कंपटीशन शब्द जो है वो थोड़ा नेगेटिव है, आप कैसे भी करके उससे आगे निकलना चाहते हैं। और एनवी शब्द जो है ना, कि भाई मेरे को आपसे है ना सच में ईर्ष्या ये हो रही है कि आप इतना अच्छा काम कर रहे हैं, मैं भी करके दिखाऊं, ये एक पॉजिटिव चीज़ होती है जो हर दोस्त में होती है और होनी चाहिए, इसमें क्या बुराई है। आप एक दूसरे से तो प्रेरित होते हैं ना, एक दूसरे से प्रेरणा मिलती है, एक दूसरे से आपको साथ मिलता है। एक दूसरा अच्छा काम कर रहा है तो आपको लगता है कि मैं इससे और अच्छा करूं, और दूसरा ख़राब करता है तो आपको दुख भी होता है कि भाई तू अच्छा काम कर। ये होना चाहिए अगर दोस्ती है तो। फोटोग्राफ के बारे में तो बताया नहीं हमको। ये जो फ़ोटो है, एक दिन उनके जाने के कुछ ही महीने पहले मैं वॉक के लिए जा रही थी। तो कभी कभी क्या है कि ये अचानक आ जाते थे, मैं वॉक कर रही होती थी ना, किसी पेड़ के पीछे छुप जाते थे, और जो जितने भी वॉचमैन और वहाँ पे जो वॉक करने वाले होते थे ना, वो मुस्कुरा रहे होते थे, क्योंकि ये आके, मैं अपनी धुन में होती थी, या अपनी दोस्त से, मेरी एक सहेली हैं प्रतिभा सिंह, उनके साथ वॉक कर रहे होते थे।
वो आके हु कर देते थे, तो मैं चौंकती थी, उनको बड़ा मज़ा आता था, हंसते थे कि डर गई। तो मैं ऐसे जा रही थी, तो आगे क्या लगे, एक हाथ पकड़ के बोले चलो 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 ज़रा चलो। मैंने कहा कहाँ जा रहे हैं, मैं वॉक करने जा। बोले 2 मिनट। तो वहीं पे एक फ़ोटो स्टूडियो है, तो हाथ पकड़ के ले गए, बोले फ़ोटो खिंचवानी है। मैं कहा ये क्या सूझ रहा है, मैं तो अभी वॉक को जा रही हूँ, मैं तो तैयार भी नहीं। और नहीं बस फ़ोटो, और ऐसे करके फ़ोटो लो, और वो उसने भी जल्दी जल्दी 2 फ़ोटो ले लिए। ये शायद आखिरी फ़ोटो है हमारा। ये उनमें पता नहीं कहाँ से एकदम से आया कि नहीं फ़ोटो। सीमा से लगता था कि तुमको, बिकॉज नाउ दैट यू मेंशन दिस फोटोग्राफ, और उतने समय थोड़े समय पहले। नहीं, मैं आपको एक चीज़ और बताती हूँ। मेरे पास एक मग है, ये जाने के कुछ दिन पहले ये लेके आए, और वो उस पे जो लिखा हुआ है ना कि मैं पता नहीं क्या है उसकी इबारत है, रखा हुआ मेरे पास। उसमें भी ये है कि मैं चला जाऊँगा ना। और तो ये जैसे आभास नहीं होता है कि कुदरत एक आभास दे रही है कि, और मैं कहती ये कहाँ जा रहे हैं आप, ये क्या। मुझे लगता था कि ये मुझे ही छोड़ के चले जा रहे हैं, या क्या है, मेरे से दोबारा से ये कह रहे हैं कि मतलब मैं जा रहा हूँ। मुझे तो ये सोच भी नहीं था कि वो संसार से जाने का उनके मुंह से निकल रहा है। वो दिन नहीं भूलता किसी को, the way it happened. What was it? नहीं बोल पाऊंगी मैं, बहुत ज़्यादा हो जाएगा। हाँ, बिकॉज मुझे याद है, बिकॉज मैं हैव रिपोर्टेड एंड वो मीटिंग किए थे, वो फिल्म मेकर एक कोई आया था, हाँ, जोगेश्वरी वाला, हमने उसने मुझे बताया, व्हाट रबिश, आई कुडंट बिलीव इट ओनली। तो हम उसके बारे में बात करें, तो हम लोग बिलीव इट ऑन अ गुड नोट ओनली। क्योंकि क्या होता है, जैसे घरों में होता है ना कि बहन को भाभी के थ्रू जानते हैं, तो सारी बुराइयां ही दिखाई देती हैं। फिर बहन को आप खुद के थ्रू जानते हैं, तो आपका कनेक्ट अलग बनता है। तो मैंने जो काम किया है उसके थ्रू जानिए, मैंने जो ज़िंदगी जी है उसके थ्रू जानिए। जो कि मुझे लगता है कि मुझे खुद, जब मैं कभी अपनी ही किताब पलटती हूँ, तो मैं खुद सोचती हूँ कि हम क्या सचमुच इतनी परेशानियाँ और इतने संघर्षों से हम यहाँ तक पहुँचे। क्या हमारे परिवार ने, जो कि चाहे वो म्यूज़िक हो, चाहे लिटरेचर हो, चाहे पोइट्री हो, उसमें इतने इस तरह के फैमिली से, मेरी माँ जो कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, थिएटर में मेरे फादर का कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन है, पोइट्री में मेरी मदर का, और समाज में उन्होंने ये जो 3-4 बच्चे दिए हैं, जिन्होंने, हमने संसार में आके संसार को ख़राब नहीं किया, वैल्यू एडिशन है, हमने उस लिए हैं, हमने इस धरती से बहुत सारे पेड़ खा गए होंगे, बहुत सारी चीज़ें कर गए होंगे उसको, लेकिन हमने कम से कम उजाड़ा नहीं किसी चीज़ को, है ना। तो ये किसकी वजह से, माता पिता की वजह से। उन्होंने ये तरबियत और ये हमें नहीं दिया होता, तो आज हम भी तलवार ले के काट रहे होते लोगों को, ज़बान की तलवार से काट रहे होते, कुछ गंदा बोल रहे होते, गंदा वो कर रहे होते, बहुत सारे केसेस कर दिए होते वो पूरी साहब पे, ये कर दिया होता, वो कर दिया होता था। तो नहीं किया, वो उसका कारण है हमारी अपब्रिंगिंग। कोई रिग्रेट है सीमा कभी किसी चीज़ की, बिकॉज यू डोंट लाइक द पर्सन, लाइक द, मुझे समझ नहीं आता, बट कोई रिग्रेट अंदर, कोई ग्लानि या रिग्रेट कभी है मन में? नहीं, रिग्रेट उस तरह से नहीं है कोई। देखिए, मेरे से ज़िंदगी में हम गलतियां हुई हैं, लेकिन अपराध नहीं हुए। तो गलतियां तो छोटी मोटी ज़िंदगी में, और अभी भी कोई गारंटी नहीं है, भविष्य में भी हम गलती करते हैं, क्योंकि इंसान जब तक ज़िंदा है तब तक सीखता ही रहता है ना, वो तो सीखने का प्रोसेस है उसका। तो गलतियां तो करेंगे। अभी जैसे हम जिस युग के हैं,
चूल्हे पे रोटी बनती थी, सिगड़ी पे रोटी बनती थी। उसके बाद गैस आई, गलतियाँ हुई, कभी खुले ही छोड़ के रह गए, है ना, गैस खुली छोड़ के। फिर उसके बाद घर में बहुत बाद में टेलीफोन आया, उसके बाद में वो पेजर आए, फिर उसके बाद में मोबाइल आए, अब मोबाइल से स्मार्टफोन आ गए, आईफोन आ गए, ये आ गए, वो आ गए। अभी तक हम तो लर्निंग प्रोसेस में ही हैं, इसलिए गलतियाँ होती हैं। इसी तरह ज़िंदगी में भी है ना, ज़िंदगी आप पूरी तरह तो कुछ नहीं सीख सकते, इतना कुछ है, इतना कुछ है यूनिवर्स में, इतना कुछ है संसार में, इस पृथ्वी पे इतना कुछ है। यूनिवर्स की तो बात छोड़िए कि आप कहाँ कहाँ हर चीज़ आप सीख सकते हैं, गलतियाँ होती हैं। तो रिग्रेट कुछ भी नहीं है, गलतियाँ होती हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, याद आती हैं तो मदर थी तो अरे ये कर लेते, वो कर लेते, पुलिस साहब थे तो ये कर लेते, वो कर लेते, बाबूजी थे तो ये भी किया जा सकता था, उनको खुश करने के लिए ये भी किया जा सकता था। वो छोटी छोटी जो रह गई हैं चीज़ें, उनका रिग्रेट नहीं है, मतलब रिपेंट नहीं कर रहे हम, ये है कि ये और किया जा सकता था। तो उससे मुझे एक शिक्षा ये मिली है कि अभी जो लोग हैं मैं उनको पूरा टाइम देती हूँ, और मैं ये सोच लेती हूँ कि या तो मैं नहीं होंगी या ये नहीं होंगे, तो ये ना सोचूं मैं कि ये आज मैं नहीं करूँ। तो मैं सबकी, मेरे भाइयों की, मेरे भतीजों की, मेरे दोस्तों की, अब देख रही हैं ना आप ये जानवरों की, उसी वक्त सेवा करना, उसी वक्त उनको प्यार देना, उसी वक्त उनको वो करने की कोशिश करती हूँ। सीमा, थैंक यू फॉर योर टाइम। आई कैन गो ऑन बट सम अदर डे अच्छे से बैठेंगे। जी जी, ज़रूर ज़रूर।